हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। यहां लद्दाख से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिंदुस्तान की फौज की क्या तैयारियां हैं चीन को पटखनी देने के लिए ये बताऊं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत की वो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाऊं जिसमें उन्होंने बकायदा एक फॉरवर्ड एयर बेस से क्या है सेना की तैयारी, किस तरीके से सप्लाई किया जा रहा है वहां फॉरवर्ड जो फ्रंट लाइन है वहां पर सैनिकों को, चाहे वो राशन हो, चाहे वो रसद हो, चाहे वो एम्युनेशन हो, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि मॉस्को पैक्ट से पहले पेंगोंग के नॉर्थ बैंक में 200 से 400 राउंड फायर हुई है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया लेकिन अभी बात इस बात पर आकर अटक गई है कि हमें बातचीत जो है, अभी हमें इस बात पर अड़े रहना चाहिए कि बातचीत होनी चाहिए। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि वहां फायरिंग हुई है पेंगोंग के नॉर्थ बैंक में। लगातार ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको इस बात की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। ये पहली बार हुआ है कि यहां एलएसी पर फायरिंग हुई हो। और अब खबर ये आ रही है कि वो 29 और 30 तारीख की ही बात नहीं थी, वो सितंबर 7 को भी ऐसी ही कुछ खबरें निकल कर आई थी। और अब तक हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये शुरुआत जो है, ये जो हमारा एंगेजमेंट और इस एंगेजमेंट का जो गोल्डन रूल था, अगर वो किसी ने तोड़ा तो वो चीन की तरफ से था। और इसीलिए चीन को ये बताना जरूरी था कि हमारा भी रूल ऑफ एंगेजमेंट अब पूरी तरीके से बदल चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, पहले इस पूरी खबर की डिटेल दीजिए। अब खबरें छन छन कर आ रही है, बहुत लेट खबर ये आई कि 29 और 30 को फायरिंग हुई। अब खबर ये आ रही है कि 7 सितंबर के आसपास भी एलएसी पर फायरिंग हुई। बिल्कुल रुबिका, इस तरह की जानकारी लगातार आ रही थी कि फायरिंग हो रही है, एलएसी पर हो रही है। और अब ये जो जानकारी आई है, ये अभी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही थी वो पेंगोंग त्सो के दक्षिण के बारे में जानकारी मिल रही थी, मुखपरी हिल के बारे में, जहां पर वार्निंग शॉट्स छोड़े गए थे, यानी कि फायरिंग की गई थी। जो जानकारी मिली थी, चीन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था, भारत ने कहा था चीन ने फायरिंग शुरुआत की थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, ये उत्तर की तरफ, जो पेंगोंग त्सो के जो उत्तर में जो फिंगर एरिया है, वहां पर भी फायरिंग की खबर है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वहां पर तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। 5 और 6 मई को शुरुआत ही पूरे पूर्वी लद्दाख में इसी फिंगर एरिया से शुरुआत हुई थी। और अभी जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़ी तादाद में फायरिंग हुई। हालांकि आमने सामने की फायरिंग नहीं थी, ये हवाई फायरिंग थी। इस बारे में जानकारी मिल रही है। तो हालात बिल्कुल तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि बातचीत जो चल रही है दोनों देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रियों के बीच में हुई, उसको लेकर अब बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी और तनाव कम करने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब जरा आपने जो वो ग्राउंड रिपोर्टिंग की और आपने जो अपनी आंखों देखी, कैमरे में कैद करने की कोशिश की है, वो वक्त आ गया है देश तक पहुंचाने के लिए। हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड एयरबेस की। आप जानते हैं चीन की तरफ से फॉल्स प्रोपेगेंडा लगातार दुनिया के सामने रखा जा रहा है। आप ये जानते हैं कि चीन बार बार ये बता रहा है, और ये जब बताने की बात आती है तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, एक हंसी होती है कि चीन ये कहता है कि जब जब बर्फबारी होती है वहां से हमारे हिंदुस्तानी सैनिक हट जाते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर को झेल नहीं पाते हैं। वो जानते नहीं है एसएफएफ क्या है, या उससे बहुत खौफ खाते हैं। चीनी ये जानते नहीं है कि लद्दाख स्काउट्स किस मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन सेना की तैयारी आपको मैं 100% क्लियर कर देना चाहती हूं और कॉन्फिडेंटली बता देना चाहती हूं कि एक एक दिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी मजबूती और पुख्ता होती चली जा रही है। ग्राउंड जीरो से चुशूल के शूल को देखना आपको बहुत जरूरी है। रिपोर्ट आपके सामने। यहाँ लद्दाख आए 7 दिन हो चुके हैं और हर दिन मैं आपको बता दूं कि मैं जो अपनी नजर से देख पा रही हूं, इतना कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जैसे जैसे एक दिन और
चीन ये सोच रहा है कि ठंड बढ़ेगी और हिंदुस्तान पीछे हटेगा, वैसे वैसे हम और मजबूती के साथ वहां डटे हुए, वहां मजबूती के साथ चीन को ये मैसेज देते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर तो ये है ना कि मॉस्को में जो पैक्ट हुआ था उससे पहले 200 से 400 राउंड फायर्स पेंगोंग लेक के साउथ बैंक पर हो चुकी थी, यानी उत्तरी छोर पर हो चुकी थी। ये पहली मर्तबा है कि फायरिंग हुई है, यानी जो एंगेजमेंट के रूल्स थे वो बदल गए हैं। मेजर जनरल सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जनरल सिन्हा, आपको लगता है कि ये जो मॉस्को पैक्ट है ये बहुत ज्यादा फर्क ला सकता है? क्योंकि चीन के साथ तो न जाने हमने कितने पैक्ट किए हैं, अभी भी बातचीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जमीनी स्तर पे कोई फर्क आएगा। क्यों? उसका कारण है, देखिए, किसी भी व्यक्ति या देश का कैरेक्टर बदलता नहीं है, वैसे ही रहता है। क्या हम जानते नहीं है कि चीन का डीएनए और कैरेक्टर क्या है? क्या हम जानते नहीं है कि चीन एक धोखाबाज देश है? क्या हम जानते नहीं कि हिंदी चीनी भाई भाई के जो पंचशील का हिंदी चीनी भाई भाई का हमने स्लोगन लगाया, हमें क्या मिला? 62 की लड़ाई। क्या हम नहीं जानते हैं कि 1993, 96, 2005, 2013 के जितने संधि हुए उसका तिरस्कार हुआ? क्या हम नहीं जानते हैं कि 6 जून को जो समझौता हुआ कि डिसएंगेजमेंट होगा, 15-16 जून की रात को क्या हुआ? क्या हम नहीं जानते हैं कि चुपके से ब्लैक टॉप पे चीन के पीएलए सोल्जर्स हाइट पे जाके बैठना चाहते थे ताकि पूरा चुशूल वैली डोमिनेट करो? जब इतना उदाहरण है, क्या हम जानते नहीं कि चीन हमारे वीवीआईपी पे 10,000 लोगों पे स्पाइंग कर रहा है, डाटा माइनिंग कर रहा है, इंपॉर्टेंट डाटा सब चुरा रहा है? क्या हम नहीं जानते हैं नहीं कि यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टी को कैसे इस्तेमाल करता है? एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एमओयू साइन करता है, वो एमओयू का कंटेंट क्या है, टेक्स्ट क्या है, आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। तो देखिए, ऐसा खतरनाक देश पे विश्वास करना बहुत ही आत्मघातक होगा। तो हमको अपना मिलिट्री पावर, मिलिट्री जो डोमिनेंस है उसमें कोई कमी नहीं करनी आई है, और मैं नहीं आनी चाहिए। और मैं बहुत बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, कि कृपया करके विंटर में, जाड़े में आप जो पेंगोंग त्सो के दक्षिण दिशा में जितने हाइट है उनको खाली मत करना, नहीं तो चीन बैठेगा, फिर उसको रिकैप्चर करने में बहुत खून बहाना पड़ेगा। और शायद आपकी बात को माना गया, हालांकि हालात बड़े संवेदनशील है और यही वजह है कि पहली बार इतिहास में हुआ है, करगिल की जो चोटियां थी, पाकिस्तान से लगी जो चोटियां थी, वहां फिर भी हम लोग अपना बेस नहीं छोड़ते थे। लेकिन यहाँ एलएसी में पहली बार है कि चाहे कितनी भी ठंड पड़े वहां हमारे सैनिक डटे रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन एलएसी से ये खास पेशकश जारी रहेगी। 11:30 बज रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ लद्दाख से आपके साथ हूं मैं, रोबिका लियाकत। कल राजनाथ सिंह सदन में थे, खड़े होकर भाषण नहीं दिया, बैठे हुए थे कोविड रूल के चलते, लेकिन घुटनों पर ला दिया चीन को, यकीन मानिए। बिल्कुल इससे बेहतर शब्दावली नहीं हो सकती थी। राजनाथ सिंह ने यह बता दिया कि हम डटे हुए हैं, हमें युद्ध में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर चीन की तरफ से ये लास्ट ऑप्शन रहता है तो फिर हिंदुस्तान तैयार है। और फिर क्या हुआ? घुटनों पर आए चीन ने ग्लोबल टाइम्स का सहारा लिया और ये कहा कि उकसाने की कोशिश की है हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री ने। फिर ये कहा कि सर्दियों में हो सकता है कि हालात और तनावपूर्ण हो जाए, स्कफल तक की धमकी, गीदड़ भभकी चीन की तरफ से आती है। तो ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से वही पैतरा चला जो हर बार चलता है, कोई दिशा नहीं बदलती है, कोई चाल नहीं बदलती है, बिल्कुल उसी तरीके से चित परिचित अंदाज में ग्लोबल टाइम्स ये कहते हुए, जबकि रक्षा मंत्री ने जो भी बातें रखी, कोई समझदार आदमी सीधे तौर पर समझ जाएगा कि हिंदुस्तान चाहता क्या है। वो बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। मेजर जनरल सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सिन्हा, ये ग्लोबल टाइम्स चीन के दिल की बात है, कोई माने कि ना माने, सच्ची बात इस ग्लोबल टाइम्स में लिखी ही जाती है। तो ये विंटर वाली जो गीदड़ भभकी है, हमें ये मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में सच में स्थिति खराब हो सकती है। देखिए, बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और मैकेनिक वॉरफेयर में विश्वास करता है और उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ
कि चीन का षड्यंत्र था कि हिंदुस्तान की फौज जाड़े में वापस जाती है तो चुपके से जाके पैंगोंग त्सो के दक्षिणी दिशा में जितने माउंटेन टॉप्स हैं, हाइट से, उस पर जाके बैठ जाओ और फिर हमको रिकैप्चर करने में बहुत खून बहाना पड़ता है। तो वो देख रहा है कि अब हिंदुस्तान तो पूरी तरह से तैयारी कर रही है, उस पर तो हटेगी नहीं, तो ये गिदर भक्ति शुरू कर दिया। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पीएलए के जवान -20 में सर्वाइव नहीं कर सकते। हम तो -50 में सियाचिन में सर्वाइव करते हैं। हमारे ट्रुप्स तो अब लद्दाख में तो -40 टेम्परेचर होता है, तो उसमें तो चीन के पीएलए के जो पेपर टाइगर है, ये पीएलए, ये कुछ भी नहीं है जमीनी स्तर पे, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। आप बताइए मैडम कि चीन की पीएलए 1962 के बाद एक भी मैच जीती। यू राइट सर, और मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ ये कहते हुए कि लद्दाखी स्काउट्स जो हैं उनकी कोई एक सैनिक थे, उनकी माँ से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे ये पूछा, और ये कहते हुए नीरज मैं आपका रुख करना चाहूंगी, मैंने उन माँ से कहा कि वो चीन कह रहा है कि आप सर्दियों में जो है ऊपर नहीं टिक पाएगी हिंदुस्तानी फौज। वो नाराज हो गई, वो मुझसे नाराज होगी, और उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकती हैं, आपको पता है कि हमारा शरीर किस मिट्टी का बना हुआ है नीरज। और उन्होंने कहा जानते हैं कि हम यहाँ की पैदाइश है, आपको पता है कि हमें कुदरत ने तैयार किया है इस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन को झेलने के लिए नीरज, इसीलिए चीन वहां कॉलोनी लाकर बसाता है। हमारी यहाँ की पॉपुलेशन की तो पैदाइश ही यहीं की है। बिल्कुल रूबिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चीन है उसने एलएसी पर जो अपने जो पूर्व सैनिक है उनकी कॉलोनी लाकर बसाई है ताकि वहां पर लगाए कि ये चीन का इलाका है और रिहायशी इलाका है। जो हमारे इलाके हैं पूर्वी लद्दाख के, जहां इस वक्त हम लेह लद्दाख में खड़े हैं, ठीक पीछे देखेंगे तो जिस तरह की जो पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, कैमरे में सुंदर दिखाएंगे, उसी तरह की पहाड़ियां ठीक वैसे ही है जहां पर एलएसी पर है। तो जो हमारे सैनिक है, खासतौर से लद्दाख स्काउट्स के जो सैनिक हैं, वो इसी मिट्टी पे पले बढ़े हैं, उनको एक्लेमेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर वो रहते हैं, आराम से रह सकते हैं, और न केवल आराम से रह सकते हैं बल्कि दुश्मन का मुकाबला भी करते हैं, जैसा कि हम लोग लगातार देख रहे हैं। लद्दाख स्काउट्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो ठीक एलएसी पर ही है और दूसरी इन्फेंट्री यूनिट के साथ है, एसएफएफ के यूनिट के साथ है, और वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात लेह के आसमान में सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस टाइम पर जब हम लोग जनता के साथ रूबरू लाइव होते हैं तब ऊपर से बड़ी गर्जना हो रही होती है। बहुत सारे एबीपी न्यूज के व्यूअर्स पूछते हैं कि हो क्या रहा होता है, ये चल क्या रहा होता है। नीरज, अभी भी हमने एक सॉटी देखी, क्या आप बता पाएंगे कि वो कौन सा लड़ाकू विमान था और किस दिशा में जा रहा था, हो क्या रहा था? देखिए रूबिका, ये तो समझना पड़ेगा, पिछले 4 महीने से भारतीय वायुसेना पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, और उसके लिए खासतौर से जो लद्दाख से सटी हुई एलएसी है, लद्दाख क्या और दूसरे भी जो हिमाचल, अरुणाचल और सिक्किम से सटी हुई जो एलएसी है, वहां पर पूरी तरह से जो भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स है, यानी कि लड़ाकू विमान है, वो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हैं। कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग माने जैसे कि हमारे जो सैनिक जो सीमा पर जो अपने हथियारों के साथ इन्फेंट्री सोल्जर्स जो पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त करते हैं, ऐसी आसमान में जो हमारे फाइटर जेट्स है वो बिल्कुल लोडेड होकर जो के मिसाइल वेपनरी होती है उसके साथ वो कॉम्बैट करते हैं कि हमारी सीमा में, हमारी एयर स्पेस में कोई भी दुश्मन का कोई फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन आने की कोशिश न करेगा, करेगा तो उसको मार गिरा दिया जाएगा, उसको खदेड़ दिया जाएगा। उसके लिए ही यहाँ पर जो लेह में जो फॉरवर्ड एयर बेस है वहां पर जो हमारे सुखोई फाइटर जेट्स है, MiG-29 है, मिराज 2000 है, रफाल है और तेजस भी इसमें शामिल हो गया, ये सब कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। मैं आपको इस वक्त, क्योंकि हम लाइव है, ये नहीं बता सकता कि ये कौन सा फाइटर जेट था, वो मुझे पता है, लेकिन क्योंकि ये सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकता, लेकिन ये 4-5 तरह के जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, जो सबसे उन्नत किस्म के फाइटर जेट्स हैं भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े के, वो सब यहाँ पर लगातार दिन रात यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। ओके नीरज, आप कल वहां फॉरवर्ड एयरबेस पर मौजूद थे, आपने बहुत शानदार रिपोर्टिंग की है, वहां से आपने हम लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंट किया है, देश की जनता को और ज्यादा कॉन्फिडेंट किया है। वहां पर मौजूद हमारे जितने भी सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि कैसे वहां हथियारों की तैनाती हो गई है और सीमा पर यानी फ्रंट लाइन पर जो हमारे सैनिक मौजूद हैं उन तक कैसे ये हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा हम दर्शकों को दिखाते हैं।
लद्दाख में सर्दियां आने वाली है। मौसम अभी से ठंडा हो चुका है, लेकिन वहां का माहौल फिलहाल बेहद गर्म है। आसमान में लगातार लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और नीचे जमीन पर बोफोर्स तोपें तैयार की जा रही हैं। चीन से चल रहे टकराव के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत पहुंच चुके हैं चीन सीमा से सटे फॉरवर्ड बेस पर, जहां बोफोर्स तोपें गरजने के लिए तैयार हो रही हैं। इस वक्त हम एक ईएमई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट की सेंटर में है, जो एक वर्क्स जो रिपेयर सेंटर है। वहां पर ये बोफोर्स तोप है जो बताती है कि बोफोर्स तोप इस वक्त भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तैनात कर रखी है। उसमें अगर कोई कमी आती है, क्योंकि बहुत पुरानी ये गन्स है, लेकिन इन पर सबसे ज्यादा विश्वास अगर भारतीय सेना करती है अपने तोप खाने पर, आर्टिलरी पर, तो इन बोफोर्स तोप पर करती है। और देखिए ये यहाँ पर रिपेयरिंग हो रही है और इसके बाद रिपेयर होते ही ये फिर एक बार ये जो बोफोर्स तोप है फिर चली जाएगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर। बोफोर्स तोपों को स्वीडन से खरीदा गया था। इन्हें 6 सदस्यों का दल ऑपरेट करता है। ये 1 मिनट में 10 गोले दाग सकती हैं। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त मारक क्षमता है। बोफोर्स तोपों के अलावा यहीं पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी मौजूद थी। दुश्मन के विमान हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर ड्रोन हो, कोई भी बचकर न निकल पाए, इसके लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को भी तैयार कर दिया गया है, ताकि जब जरूरत पड़े तो इससे निकली गोलियां दुश्मनों को जमीन पर गिरा दें। ये एडी गन है जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये दरअसल इसलिए इस्तेमाल की जाती है जहां पर अपने जो सैन्य छावनी होती है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन होता है, तो वहां पर इसको तैनात किया जाता है ताकि कोई दुश्मन की कोई एयरक्राफ्ट या फिर कोई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आई थी, फील्ड से आई थी और उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है और यहाँ से ठीक होने के बाद एक बार फिर से इसको तैनात कर दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन एडी गन्स का इस्तेमाल जो हवा में अगर कोई दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, यानी कि फाइटर जेट आ रहा है या फिर कोई हेलीकॉप्टर या ड्रोन आ रहा है, उसको मार गिराने के लिए ही इस एडी गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये रूस से ली गई ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसे 2 लोगों का दल ऑपरेट करता है। इसका रेट ऑफ फायर है 400 राउंड्स प्रति मिनट और इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर। टेक्निकल स्टोर्स ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से लेकर के एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज की जरूरत हो हम उन्हें वो अवेलेबल करवाएं। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है, जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं। ऐसी कई गाड़ियां आज की डेट में फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। ये तो सिर्फ झलक भर थी। इसके अलावा और भी दूसरे हथियारों को एलएसी पर मौजूद सैनिकों के पास पहुंचाया जा चुका है। सर्दियों में चीन से सामना करने के लिए सीमा पर मौजूद सैनिक भी तैयार हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए मुख्य बेस पर मौजूद सैनिक भी। लेह से संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। यहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं उनसे बात कीजिए कि चीन को लेकर जरा टेंशन हो रही है, आपको क्या लगता है? तो वो अपनी एक बहुत खूबसूरत लहजे में ये कहते हैं कि चीन को चोटियों पर चींटियों की तरह मसल देंगे, इतना उनका कॉन्फिडेंट होता है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि यहाँ जो हम अपनी आंखों देखी शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत कम है। सिपाही से लेकर जनरल तक हाव भाव बदल गए हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है भारतीय सैनिकों की। मेजर हमारे साथ मौजूद हैं सिन्हा साहब, जरा उनका रुख करते हैं। जनरल सिन्हा, आप भी तो 85-86 में सियाचिन में थे, आपने सर्व किया है। क्या तब से लेकर अब तक में या आज की फौज में और तब की फौज में कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं? काफी चेंजेस है। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1985-86 में मैं लेह में पोस्टेड था और मैं उसमें जूनियर अफसर था, मेजर था, और पे इलेक्शन के लिए मैं वनटन में बैठ के बैंक जा रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने दाहिनी साइड में वनटन में देखा कि बर्फ पे एक छोटा सा बच्चा खाली पांव आइस हॉकी खेल रहा है। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, यार इसको ठंड नहीं लगती? बोला साहब इनको कोई ठंड नहीं लगती, बहुत एक्लेमेटाइज हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लद्दाख स्काउट के ट्रुप्स है वो इसी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको बिना खाली पैर वो बर्फ पे चल सकते हैं। हम और आप चलेंगे तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या क्या परिवर्तन आया है देखिए। जब मैं लेह में था उस समय वहां ग्रीनरी नहीं थी, उतने पेड़ नहीं थे, लेकिन जो
हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत रिलीफ लाई है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। और 2008 में एयर स्ट्रिप एयर मार्शल बोरगोरा ने एक्टिवेट किया था। 2008 में एयर मार्शल बोरगोरा ने रेडियो स्ट्रिप एयर स्ट्रिप एक्टिवेट किया था, रिपेयर करके खुद फर्स्ट फ्लाइट में लैंड किए थे, जबकि कांग्रेस सरकार ने 5 बार निवेदन करने पे भी उनको अनुमति नहीं दी। तो वो परिवर्तन, हमारी जो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट पैटर्न है उसमें परिवर्तन। फिर आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन एक चीज, हाँ, आप कह रहे हैं कि सेना के हाव भाव में, बॉडी लैंग्वेज में, उनकी फैसिलिटीज में परिवर्तन हुआ है। आप कह रहे हैं क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ है, ग्रीनरी आ गई है, लेकिन एक परिवर्तन नहीं हुआ है, वो फौलादी बदन जो पहले लद्दाखियों का था आज भी वही है, हिंदुस्तानी फौज की सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ी। खबर तो ये है कि 10 सितंबर को जो विदेश मंत्रियों की मॉस्को में बातचीत हुई थी, उससे पहले पेंगोंग लेक के साउथ और नॉर्थ दोनों इलाकों में फायरिंग हुई थी, एक्सचेंज ऑफ फायर। इसमें किसी तरह का कोई हताहत तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, ये बहुत क्लियर है कि पहली बार रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल गए थे। अब मैं जल्दी से आपको कुछ पहाड़ियों को दिखाना चाहती हूँ, और ये पहाड़ियां दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके चमकते दमकते हथियार को दिखाने वाला है। ये जो चोटी है, मैं जब 7 दिन पहले आई थी तब वहां इतनी बर्फ मुझे जमी हुई दिखाई नहीं दे रही थी, यानी वहां बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहां बर्फबारी शुरू होने का मतलब ये है कि अब मौसम लगातार ठंडा होता चला जाएगा। अब ये सारी पहाड़ियां बर्फ से ढक जाएंगी और चीन के लिए यही खतरे का इशारा है। चीन की फौज इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और जो हमारे हिंदुस्तानी फौजियों के हौसले की गर्मी है उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो चारों खाने चित है चीन को ये पता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, आपको रखे आगे।